चलो आओ स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में मेरे ख्याल में आखिरी क्वेश्चन ये हो गया था आप लोग का, जिससे आगे बढ़ रहे हैं। 11 नंबर देखो, ए स्क्वायर ए क्यूब ए पावर 4 एपी है एपी नहीं है? मेरे विचार में तो नहीं है। देखो कैसे, सेकेंड टर्म ए स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म ए अगर कॉमन ले लेते तो आपको मिलेगा ए माइनस। थर्ड टर्म ए क्यूब माइनस सेकेंड टर्म ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लेते तो अंदर बचेगा ए माइनस। मेरे को लग रहा है कि ए माइनस वन तो सेम है, बट इसमें ए स्क्वायर आया और इसमें क्या आया, ए आया, तो सेम तो नहीं आया, अलग अलग आया, इसीलिए एपी नहीं होगा। लिखो, इट इज नॉट एपी, क्लियरली इट इज नॉट एपी बिकॉज T2 minus T1 is not equals to T3 minus T2 is not equals to T3 minus T2। ठीक है, अच्छा ये नंबर 12 पे आप 4-5 स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ देखो, इसको पहले झलक दे के आपको ऐसा लग सकता है कि ये एपी नहीं है, ठीक है, लेकिन जब इसके साथ में थोड़ा सा खेलोगे आप लोग तो आपका प्रोस्पेक्ट चेंज भी हो सकता है। देखो तो ये मैं ठीक कर रहा हूँ क्या? ऐसे चेंज कर सकते हैं इनको शायद। इसको सॉल्व करने पे ये √2, इसको सॉल्व करने पे ये क्या हो जाएगा 2√2, इसको सॉल्व करने पे ये क्या हो जाएगा 3√2, और उसको सॉल्व करने पे वो क्या हो जाएगा 4√2। आ रहा बात समझ? अब क्या कि इसको देख के तो आपको लग सकता है कि नहीं सर एपी तो नहीं लग रहा है, लेकिन इनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो एवरी टाइम मुझे लग रहा है कि आगे बढ़ने के लिए हम क्या ऐड कर रहे हैं इसके अंदर में √2। ठीक है, इसको देख के तो लग रहा है कि ये एपी है। नीचे लिखो, पहले ये सिंप्लीफाई कर लो। लिखो, क्लियरली इट इज एपी, क्लियरली इट इज एपी। अच्छा अगर एपी होता तो रीजन क्या होता उसका? बिकॉज T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू T3 माइनस T2। फिर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका? 2√2 माइनस √2 विच इज इक्वल्स टू √, और लिस्ट इज एंडिंग एट √4√2। आप समझो तो अगला 4 टर्म चाहिए था कि 3 चाहिए? 4 टर्म चाहिए था ना, तो 4 टर्म क्या हो जाएगा अपना? 4√2 पे ये एंड कर रहा है तो अपना हो जाएगा 5√2, 6√2, 7√2 और 8√2। अच्छा वैसे तो आप आंसर यहीं छोड़ देते, लेकिन मेन जो आपको फॉर्मेट दिया हुआ था उसमें रूट के बाहर कोई नंबर नहीं, तो आपका भी सारा रूट के बाहर का नंबर को अंदर भेजना होगा। इसको सिंप्लीफाई करके यू हैव टू राइट रूट अंडर कितना 25 इंटू 2, इसको रूट अंडर 36 इंटू 2, इसको रूट अंडर 49 इंटू 2, और इसको रूट अंडर 64 इंटू 2। तो फर्दर सॉल्व करके ये आपके लिए हो जाएगा √50, बाद वाला हो जाएगा √72, उसके बाद वाला √98, और लास्ट वाला मेरे ख्याल में √120 और 8 128 चलेगा। ये आपका नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो इसको याद रखना कि एमसीक्यू के लिए बहुत पॉपुलर है, बहुत बार आता है ये एग्जाम। चले आगे, अगला देखो 13 नंबर। ये मेरे ख्याल में कितना भी छेड़ लोगे तो √3 का √3 ही रहेगा, √6 का √6 ही रहेगा, और √9 का क्या हो जाएगा 3, और 12 का क्या कर सकते हो 2√3 मेरे ख्याल में 4 इंटू 3। ठीक है, बट द पॉइंट इज डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, इसलिए ये एपी नहीं होगा। लिखो, क्लियरली इट इज नॉट एपी, क्लियरली इट इज नॉट एपी बिकॉज क्या रीजन होगा बताओ? T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल्स टू T3 माइनस T2। चलो आगे चलेगा। इसका बताओ, सिंप्लीफाई करो। 1 स्क्वायर का मतलब 1, 3 स्क्वायर का मतलब 9, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49। डिफरेंस मैच कर रहा है क्या? इन दोनों में 8 का गैप है और इसमें मेरे ख्याल में 16 का गैप नहीं मैच कर रहा, तो लिखो क्लियरली इट इज नॉट एपी, क्लियरली इट इज नॉट एपी बिकॉज T2 minus T1 is not equals to T3 minus T2। Clearly it is not AP because T2 minus T1 is not equal to T3 minus T2। चलो आगे, अगला इसको देखो 15 नंबर पे।
1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, 1 स्क्वायर का आंसर 1, 5 स्क्वायर का आंसर 25, 7 स्क्वायर का आंसर 49, 73 का तो 73 रहे। इसमें सरप्राइजिंगली यू विल सी कि गैप सेम, लाइक 25 और 1 के बीच में कितने का गैप है 24, 25 और 49 के बीच में भी कितने का गैप है 24, फिर 49 73 के बीच में भी कितने का गैप है 24। तो सिंस गैप सेम है इसमें, इसीलिए क्या बोल देंगे कि ये एपी में है। लिखो क्लियरली, क्लियरली इट इज एपी, इट इज एपी बिकॉज T2 minus T1 is matching with T3 minus T2. T2 minus T1 is matching with T3 minus T2. चलेगा, बढ़े आगे। अच्छा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बताओ? कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू व्हाट? 25 minus 1 that is 24। और नेक्स्ट टर्म्स क्या हो जाएगा आपके लिए? 73 में 24 ऐड करूं तो 97, फिर 24 ऐड करूं मेरे ख्याल में 121, सही कह रहा हूं ना? फिर से 24 ऐड करो तो मेरे ख्याल में 145, फिर से 24 ऐड करो तो कितना ऐड करना है 24 ना, तो 169। ठीक है, अच्छा देखो एक बार, तो ये ठीक था क्या 169? तो आ गया। इसके साथ में अपन कह सकते हैं कि अपना पहला एक्सरसाइज समाप्त। अभी थोड़ा बहुत क्या है कि नया चीज है, पहले समझा देता हूँ, फिर अपन एक्सरसाइज फिर से देखेंगे। एक रैंडम ऐसे ही अगर मैं एपी लूं, ठीक है, मान लो कि मैं 2 से स्टार्ट करता हूं और आगे बढ़ने का रूल है कि 5 5 ऐड करता जाऊं, तो बताओ क्या आएगा? 7। नाइस। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट 22, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और ये यूं चलता जाएगा। सही है ना? स्टार्ट कहां से किया आपने? 2 से, और आगे बढ़ने के लिए क्या ऐड कर रहे थे आप? +5 हर बार, राइट? चलेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, यही चीज अगर मैं थोड़ा सा, आप मान लो कि नंबर्स ना लूं, मैं ऐसे लेटर वेटर ले रहा हूं, तो क्या होगा बताओ? अगर मैं ए से स्टार्ट करूं और मैं बोलूं कि आगे बढ़ने के लिए मैं ना डी ऐड करूं, तो क्या होगा बताओ? अगला टर्म, इसके बाद वाला E+2D, उसके बाद वाला E+3D, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला। एक तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है, मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ, वैसे ही समझाने के लिए मैं लिख रहा था कि अगर आपका फर्स्ट टर्म सपोज करो कि ए है और आपका कॉमन डिफरेंस सपोज करो कि डी है, इस सिचुएशन में आपका एपी ये वाला हो, दिस इज योर एपी। एपी देखने में ऐसा हो, इस पे बात हम पहले भी कर चुके हैं शायद, कि एपी देखने में जनरली ऐसा हो। उसके बाद में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो है, जो आपको समझना चाहिए, वो ये है कि टर्म्स के लॉजिक से अगर मैं सोचूं तो ये कौन है मेरा? T1। ये कौन है मेरा? T2। ये कौन है मेरा? T3। ये कौन है मेरा? उसके बाद वाला कौन है? उसके बाद वाला क्या है? ये समझ आया थोड़ा पूरा? आओ थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीज आपको नोटिस करवाता हूं। 6 5, मतलब टर्म का रोल नंबर अगर 6 है तो डी से चिपका हुआ नंबर क्या है वहां पे? 5। टर्म का रोल नंबर अगर 5 है तो डी से चिपका हुआ नंबर, टर्म का रोल नंबर 4 तो डी से चिपका हुआ नंबर, टर्म का रोल नंबर 3 तो डी से चिपका हुआ नंबर, टर्म का रोल नंबर 2 तो डी से चिपका हुआ नंबर। 1 कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और रोल नंबर अगर 1 है टर्म का तो डी है ही नहीं, मतलब डी के बगल में कौन सा नंबर है? 0। इससे मुझे ये पता चला कि किसी भी टर्म का जो रोल नंबर होगा, जो पोजीशन होगा, या जो टर्म नंबर होगा, डी से चिपका हुआ नंबर उससे 1 यूनिट क्या होना चाहिए? कम। और हर एक के पास में ये फर्स्ट टर्म उसमें एडेड रहेगा इस तरीके से। तो अगर रैंडमली सपोज करो कि कोई भी रैंडम पोजीशन, मान लो कि इन पोजीशन का अगर मेरे को फॉर्मूला चाहिए, तो वो कैसा होना चाहिए देखने में? ए तो रहना ही चाहिए उसके अंदर में, और जो रोल नंबर है डी के बगल वाला नंबर उससे क्या होता है? 1 कम। इसमें रोल नंबर कितना मान रहा हूं मैं? एन। तो डी के साइड वाला जो नंबर है वो उससे क्या होना चाहिए? 1 कम, n-1, और बीच में प्लस। ये है आपके nth टर्म का या nth रोल नंबर का फॉर्म एपी के। ठीक है, तो दो इंटरेस्टिंग चीज मैंने आपको यहां बताया जो आपको आज के बाद में याद रखना है। पहला मैंने आपको बोला कि किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म अगर ए होगा, कॉमन डिफरेंस डी होगा, तो ये एपी का स्ट्रक्चर होगा, ये एपी का डिजाइन होगा। ठीक है,
दूसरा मैंने आपको बताया कि रैंडमली किसी भी पोजीशन का अगर आपको टर्म चाहिए, किसी भी पोजीशन का अगर आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, तो ये आपका फॉर्मूला होगा पूरे ए की। ठीक है, थोड़ा अप्लाई करके दिखाता हूं। सपोज करो कि फर्स्ट टर्म का वैल्यू ए है, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू डी है। मान लो कि मेरे को T49 चाहिए, तो मेरा आंसर क्या होगा? ए प्लस, इतना एन में पढ़ो ही मत। क्या फील क्या कराया मैंने आपको कि जो आपका रोल नंबर है उससे एक कम होना चाहिए ना यहाँ, तो क्या हो जाएगा? ये होगी 4080। बस ये आज के अंदर डायरेक्टली आपको याद। अगर मैं कभी बोलूं कि मेरे को T5 चाहिए तो क्या होगा? 4D। मैं कभी बोलूं कि मेरे को T100 चाहिए तो क्या होगा? ए प्लस 99D। अब लोग देखो इसको ऐसे भी लिखते हैं कि वो पहले लिखेंगे ए प्लस 100 - 1D, अगले स्टेप में ए प्लस 99D। तो देखो दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो सोच के लिखते हैं, सोच पहले लेते हैं बाद में लिखते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लिख के सोचते हैं। तो जो थोड़ा मतलब दिमागी रूप से उतना सोच नहीं पाते उनके लिए ये ठीक है। अब आप सोच लो कि आप कौन सा कैटेगरी में जाना चाहते हैं। हालांकि आप अगर स्लो लर्नर भी हो, स्टिल आई विल से कि आप कोशिश करो कि आप इसमें जाओ, खुद को पुश करो कि ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफिकेशन आप दिमाग में कर सको और उसके बाद में लिखो। तो धीरे धीरे मैथ्स में क्या है कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए। इन हर बार अगर आपका आदत है कि नहीं हम तो पहले लिखेंगे फिर हम सोचेंगे और फिर हम वापस लिखेंगे, तो आपका पेपर छूटेगा हमेशा। ठीक है ना? आया समझ में ये वाला चीज? थोड़ा सा और प्रैक्टिस करवाता हूँ, आप देखो इसको। T7 बताओ। 6D डायरेक्ट। T9 बताओ। डायरेक्ट। आया ना समझ में? चलेगा? तो एक बार दोबारा पूछता हूँ कि अगर सपोज करो कि फर्स्ट टर्म आपका ए है, कॉमन डिफरेंस आपका डी है, तो एपी का डिजाइन कैसा होगा? बोलो। ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2D, फिर ए प्लस 3D एंड सो ऑन। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस n-1 इंटू डी। रिपीट करूं कि हो जाएगा? हो जाएगा। लिखो इन बातों को। लिखो, इफ फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू स्मॉल ए, इफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू डी, एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू डी, मैं बोल देता हूँ। ये रहा, फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू डी, देन एपी इज इक्वल्स टू, एपी इज इक्वल्स टू, ये छापो, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D कॉमा ए प्लस 4D कॉमा डॉट डॉट। चलेगा? और इसके नीचे लिखो टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। डायरेक्टली टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है? ऐसे रैंडमली पूछ रहा हूँ। T500 का आंसर क्या हो? T500 ए प्लस 499 इंटू डी। चलेगा? ओके, तो हो गया, ये वाला समझा दिया मैंने आपको। चलो, अभी एक्सरसाइज 5.2 है, इसके बिहाफ पे उसको ट्राई करते हैं थोड़ा सा। देखो हेडिंग लिखूं, एक्सरसाइज 5.2। चलो यहाँ देखो, स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लो। क्वेश्चन बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज द nth टर्म। nth टर्म के लिए दो सिंबल है हमारे पास में। मैंने जो लिखा है आपको उसमें मैंने टी एन लिखा है, इसके जगह पर लेकिन कहीं कहीं पर आपको ए एन भी दिखेगा, दोनों का मतलब सेम ही। ठीक है? तो टी एन हो चाहे ए एन हो, दोनों का फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला से सब कुछ सॉल्व हो। ठीक है? इस क्वेश्चन में है क्या कि इस टेबल के अंदर में 5 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में ए डी एन ए एन में से 4 चीज का वैल्यू दिया हुआ है, 5वें चीज का वैल्यू हमको ढूंढना। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग पार्ट मिसिंग है, बार बार फॉर्मूला सेम लगाना है, जिस जिस पार्ट का वैल्यू पता है वो डालो, जो बचा हुआ पार्ट है वो ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। ठीक है? बिगिन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ करो। फर्स्ट पार्ट में नहीं नहीं, टेबल वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। वो 5 क्वेश्चन पूछना चाह रहा था ना वो एक साथ। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में पहले तो आप फॉर्मूला लिख दो, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू। अब आप एक बार देखोगे क्या क्या दिया हुआ है। मेरे ख्याल में ए दिया हुआ है कितना? 7। डी दिया हुआ आपको कितना? 3। एन दिया हुआ कितना? तो 8 - 1। और क्या गायब है? एन ही गायब है। सॉल्वर क्या आ जाएगा? 7 + 7 इंटू 3। वेरी गुड।
देखो फर्स्ट पार्ट हो गया मेरे ख्याल में। सेकंड पार्ट के लिए भी आई विल से कि फॉर्मूला तो वही लगाना है अपने को, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ध्यान से देखो क्या क्या दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल में ए का वैल्यू अपने को दिया हुआ है -18, डी गायब है इस बार, एन का वैल्यू है 10, तो यहाँ आ जाएगा 10-1 डी के जगह पर डी, और ए एन का आंसर अपने को दिया हुआ है 0। 18 को इधर शिफ्ट कर लो तो आई थिंक +18 हो जाएगा। 10-1 का आंसर 9D, यहाँ से डी का आंसर कितना 2। ये हो गया आपके सेकेंड पार्ट का आंसर। चलो आगे थर्ड पार्ट के लिए देखो, फिर से वही फॉर्मूला लगाओ, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा ए एन का वैल्यू दिया हुआ है -5, ए गायब है, ए को रहने दो। n-1 में n शायद दिया हुआ अपने को 18, 18-1, और d अपने को दिया हुआ शायद से -3, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज -5 इज इक्वल्स टू a प्लस 17 इंटू कितना -3। सो -5 इज इक्वल्स टू a प्लस, इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा शायद से -50, ठीक है। सो -5 इज इक्वल्स टू a -51, ये इधर आके ऐड हो जाएगा, 51 - 5 is equals to a, so a equals to I think 46। चलेगा, बढ़े। फोर्थ पार्ट देखो, फॉर्मूला वापस से सेम, a n is equals to a plus n-1 into d। दिस इम्प्लाइज a n का आंसर दिया हुआ आपको 3.6, a का आंसर दिया हुआ -18.9 प्लस n-1 इंटू डी का आंसर आपको दिया हुआ है 2.5। इसमें n पूछा हुआ है आपसे, 18.9 को यहाँ ले आओ तो 18 3 21, और ये वाला 1.5 तो आई थिंक 22.5 हो जाएगा। इसको इधर लाके ऐड करने से, और यहाँ आपके पास में है n-1 इंटू 2.5, चलेगा यहाँ तक, ये इधर आके ऐड हो जाएगा, चलेगा यहाँ तक। इसके आगे बात है देखो कि 2.5 को भी आप इससे डिवाइड कर सकते हो, उसमें फिर क्या है कि इसमें भी पॉइंट है, इसमें पॉइंट है, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूजन को दूर रखने के लिए बेटर मैं सजेस्ट करूंगा 225/10 कर लो इसको, और ये हो जाएगा n-1 इंटू 25/10। दोनों में से मेरे ख्याल में 10 गॉन, दिस इज 225 बाई, अब 25 को शिफ्ट कर लो, इज इक्वल्स टू n-1, तो 25 225 कितना आ जाएगा, 4 4 8 1 9। सो दिस इम्प्लाइज n-1 इक्वल्स टू 9, n इक्वल्स टू कितना 10, n इक्वल्स टू 10, चलेगा। 5 नंबर वाले को देखो, लास्ट ये वाला इसका, तो an इज इक्वल्स टू a प्लस अगेन n-1 इंटू डी। वैल्यूज अगर मैं डालूं तो an गायब है इस बार शायद, a दिया हुआ है 3.5 प्लस n दिया हुआ है कितना 105 -1, और d कितना दिया हुआ बोलो 0। सो दिस इंप्लाइज an इज इक्वल्स टू 3.5 प्लस 0 ही रहेगा, सो an इज इक्वल्स टू 3.5, चलेगा। क्लियर है मेरे ख्याल में। ठीक, आओ आगे बढ़ते हैं। इसको देखो एक बार, दोनों ही आसान सा क्वेश्चन है, पढ़ लो तो सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि 30th टर्म ऑफ दिस एपी कौन सा होगा, ऐसा पूछ रहा है। तो पहले तो इस एपी को देख के आप मेरे को जल्दी से बताओ कि ए क्या होगा इसका 10, और डी क्या होगा। मुझे यही उम्मीद था कि आप 3 ही बोलोगे। देखो मैं बार बार समझा रहा हूँ, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और सॉल्व करके पॉजिटिव आंसर तो डी पॉजिटिव, नेगेटिव आंसर तो डी नेगेटिव। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में आपको करना क्या चाहिए, 7 - 10 विच इज इक्वल्स टू -3, तो -3 आपका आंसर हो। तो ये तो फर्स्ट टर्म हो गया, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। आपको कौन सा टर्म चाहिए, तीसरा टर्म चाहिए। तो तीसरा टर्म कैसे आएगा, t30 इज इक्वल्स टू a प्लस कितना 29d, दिस इज इक्वल्स टू क्या बताओ, a का वैल्यू 10 प्लस 29 इंटू -3, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल में 10, और 30 होता तो 90 -77 के शायद, नहीं 87, -87 और सॉल्व करके -77।
तो हमारा आंसर हो जाएगा सी -77। ठीक है, आप किस पार्ट को कॉपी करें? अच्छा, और देखो इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लोगों से पूछा है 11th टर्म और ये एपी है। तो आप फटाफट पहले मेरे को आइडेंटिफाई करके बताओ कि ए क्या होगा इसके लिए। वेरी गुड। डी क्या होगा बताओ। देखो केयरफुल होना होगा। सेकेंड टर्म -1/2 माइनस ऑफ -3, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी आपका नेगेटिव ही है। तो सॉल्व करने पे ये क्या हो जाएगा बताओ। -1/2 प्लस 3, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 2, -1 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू आई थिंक 5/2। चलेगा। फिर उसके अंदर कौन सा टर्म चाहिए मेरे को 11। तो T11 का फॉर्मूला क्या होगा बताओ। ए प्लस 10D। तो ए का वैल्यू कितना -3 प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू कितना 5/2। 2 10 कट के कितना आ जाएगा 5, 5 5 का 25 -3 कितना 22, नहीं +22, 25 पॉजिटिव है। बॉम्बे हमारा आंसर। ठीक है, कर लो कॉपी फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। एक बार पढ़ लो, इसका भी बहुत सारा पार्ट है, सारा एक एक करके सॉल्व करेंगे। अब जैसे इसके अंदर मैं आपको ऑर्डर में दिए कि सबसे पहले 2 बताया, फिर एक ब्लैंक, फिर 26 है। तो हम ये मान के चलेंगे कि फर्स्ट पोजीशन पर क्या लिखा हुआ है 2, सेकंड पोजीशन ब्लैंक है मेरे लिए, थर्ड पोजीशन पर क्या लिखा हुआ है 26। तो काइंड ऑफ ये क्वेश्चन कुछ ऐसा सा है कि फर्स्ट टर्म का वैल्यू 2 है, थर्ड टर्म का वैल्यू 26 है, और मेरे को सेकंड टर्म का आंसर चाहिए। और भी हो सकता है ऐसा, इसमें जैसे सेकंड टर्म 13 है, फोर्थ टर्म 3 है, और मेरे को फर्स्ट और थर्ड टर्म चाहिए। फिर जैसे इसका देखो तो डायरेक्टली फर्स्ट टर्म 5 है, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म क्या है 9 1/2, और मेरे को बीच का दोनों टर्म चाहिए। और भी है, ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। इसके लिए लिखूं हियर a इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म को हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से ना। तो a इक्वल्स टू 2, फिर 26 थर्ड पोजीशन पे है, तो T3 इज इक्वल्स टू 26। चलेगा। खोलने पे क्या हो जाएगा बताओ, a प्लस 2D इज इक्वल्स टू 26। दिस एम्प्लाइज a का आंसर 2, तो 2 प्लस 2D is equals to 26. This implies 2D is equals to 24, D is equals to 12। चलेगा। अच्छा, D थोड़ी आंसर होगा आपका। आंसर में क्या चाहिए आप, सेकेंड टर्म चाहिए। अब यहाँ पर टेक्निक ध्यान से सुन, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। अब क्या है कि इसके लिए आप ना फालतू का फॉर्मूला वगैरह भी लिख सकते हो कि T2 का फॉर्मूला देखा ए प्लस डी और ऐसे वैसे किए, और बाकी कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हो आप कि सेकेंड टर्म पे पहुंचने के लिए आपको करना क्या चाहिए एपी में, फर्स्ट टर्म में एक बार डी को ऐड कर देना चाहिए। आ रहा बात समझ। तो हम फॉर्मूला के लॉजिक से नहीं सोचेंगे कोई भी क्वेश्चन में इस टाइप। सेकंड टर्म चाहिए मेरे को, वो कैसे मिलेगा, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके। फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना है 12, कितना आ जाएगा आंसर 40। हमेशा ऐसे ही सोचना है। चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। देखिए इसको, देखिए 2 नंबर को। इसमें 13 कौन है आपका, T2 लिखिए हियर। T2 इज इक्वल्स टू 13। दिस एम्प्लाइज T2 का फॉर्मूला 2 से 1 कम, a प्लस डी इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर 1। साइड में लिखो ये 3 कौन है, 1 2 3 4, तो T4 इक्वल्स टू 3। T4 का फॉर्मूला 3D इज इक्वल्स टू 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। चलेगा यहाँ तक सब कुछ। अब एक बात को सुनो और याद रखने का ट्राई करना। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। इसको सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐसा वैसा कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन हम उतना लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे। आई कैन सी कि इसमें ए का और इसमें ए का जो एक्सप्रेशन है वो एग्जैक्टली सेम। तो जैसे मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, जैसे एलिमिनेशन मेथड के तो हम ऐसे लिखते थे ना कि इक्वेशन 2 इंटू समथिंग समथिंग, इक्वेशन 1 इंटू समथिंग समथिंग, उतना ड्रामा नहीं करना। सिंस ये दोनों इक्वेशन में ए वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम है, तो आप डायरेक्टली ही इनको क्या करो कि सब्ट्रैक्ट कर दो एक दूसरे से। तो मैं ऐसा लिखूंगा, देखो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 इंप्लाइज, थोड़ा फील लेना आप अच्छे से, कि a प्लस 3D माइनस ए प्लस डी, तो a से a कट जाएगा, 3D माइनस डी का आंसर कितना होगा 2D, और 3 माइनस 13 का आंसर
-10। इसमें थोड़ा केयरफुल रहना कि 3 - 13 कर रहे हो तो -10 लिखना है। तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? -10 चलेगा। अब जैसे ही आपका डी का आंसर आ गया, उसके बाद का काम आप ध्यान से समझो कि डी आने के बाद आपको ए निकालना है। इसके लिए आप 1 में डी का वैल्यू डाल दो तो क्या आ जाएगा बोलो? ए प्लस डी के जगह पर -5 इक्वल्स टू 13। सो ए -5 इज इक्वल्स टू कितना? 13। और यहां से ए इक्वल्स टू कितना? आई थिंक 18 चलेगा। अब ए आ गया आपके पास, और क्या आ गया आपके पास में? डी आ गया ना। यहाँ ध्यान से देखना एक बार, सुनना। ए आ गया और डी आ गया, तो जो फर्स्ट टर्म है आपका वो क्या हो जाएगा? T1 इज इक्वल्स टू, तो ए ही होता था, तो वो 18 हो गया। फिर आपको ये वाला ब्लैंक पे फिल करना है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ना। अभी थर्ड टर्म का मैं जानता हूं कि थर्ड टर्म पे पहुंचने के लिए सेकेंड टर्म में अगर मैं एक बार डी ऐड कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म का मेरा आंसर कितना है इस लिस्ट के हिसाब से? 13 सेकेंड टर्म का आंसर। और डी कितना आया है मेरा? -5। तो प्लस -5 आंसर कितना आएगा बताओ? 13 - 5 का आंसर 8। अब लोग इसको ऐसे भी करते हैं, बहुत जगह पर आपको ये भी किया हुआ मिल जाएगा कि T3 इज इक्वल टू क्या होता? A+2D। ए का आंसर कितना है आपका? 18 प्लस 2 इंटू डी का आंसर कितना है आपका? -5। तो सॉल्व करके क्या हो जाएगा? 18 - 10 विच इज इक्वल्स टू 8। बट ये मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जरूरत नहीं ना लंबा करने की। आप हमेशा ये याद रखना कि जिस किसी भी पोजीशन पे पहुंचना है आपको, उसके प्रीवियस टर्म में एक बार आप डी ऐड कर दो, आपको वो टर्म मिल जाएगा। तो डायरेक्टली उस लॉजिक से आप सॉल्व कर लिया करो। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? रिपीट करूं कि हो जाएगा? करो, कॉपी करो। मतलब ये भी राइट है, लेकिन हम इसको फॉलो अभी तो नहीं करेंगे, अभी हम इसी वाले से काम चला लें। तो देखो, अभी थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है, लिखना आप लोग भी। फर्स्ट टर्म को तो ए ही बोल सकते हैं डायरेक्टली। ए इक्वल्स टू कितना बोल दोगे बताओ? 5। और ये कौन सा पोजीशन है? चौथा। तो T4 इक्वल्स टू 9.5 बोल दो, एक ही बात है, चलेगा ना? अब बताओ मेरे को T4 का फॉर्मूला। A+3D इज इक्वल्स टू 9.5। ए का आंसर 5 प्लस 3D इज इक्वल्स टू 9.5। 5 को वहां भेजो तो 3D इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 9.5 - 5, तो आई थिंक 4.5। और यहां से D इज इक्वल्स टू कितना? 1.5। इसमें D डायरेक्टली आ गया, इक्वेशन सॉल्व नहीं करा। चलेगा यहां तक? अब एक बार सब लोग बोर्ड की तरफ देखो, तो मुझे बताओ सेकंड पोजीशन फिल करने के लिए मेरा आइडिया क्या होना चाहिए? जो उसके पहले वाला आदमी है उसमें 1.5 एक बार आप ऐड कर लिखो। आता हूँ माइनस कर। तो T2 निकालने के लिए 5 में आप क्या कर दोगे? ये ऐड कर दोगे, तो कितना आ जाएगा बताओ? थोड़ा एक लाइन लिख देता हूँ, 5 प्लस 1.5 दैट इज इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट वाला पोजीशन कौन सा है? थर्ड वाला ना। तो थर्ड का आंसर क्या होगा? सेकंड के आंसर में आपको 1.5 जोड़ना है। 6.5 प्लस 1.5 मिला के 7 एक 8 हो जाएगा। चलेगा? लॉजिक समझ में आया? आगे बढ़ो, इसको देखो 4 नंबर में। 4 नंबर में जो एकदम फर्स्ट पोजीशन पर दिया हुआ है, इसको आप क्या मान सकते हो? ए। ए आपका हो गया -4। और ये कौन से पोजीशन पर है? काउंट करो। ये 1 2 3 4 5 6। तो T6 इक्वल्स टू क्या दिया आपको? 6। चलेगा? T6 का फॉर्मूला A+5D इज इक्वल्स टू 6। ए का आंसर -4 प्लस 5D इज इक्वल्स टू 6। तो 5D इज इक्वल्स टू 4 वहां जाके क्या हो जाएगा? 10। सो D इक्वल्स टू कितना? ये समझ में आया? ए आ गया, डी आ गया। अब क्या कर सकते हैं बताओ? देखो सेकंड पोजीशन के लिए क्या करना होगा आपको? फर्स्ट टर्म के अंदर में डी ऐड करना होगा। तो T2 का आंसर क्या होगा बोलो? इसका आंसर था -4, और क्या ऐड करोगे आप इसमें? D +2 मिला के आई थिंक -2। T3 के लिए जो T2 का आंसर है -2, उसमें एक बार D ऐड करोगे +2 इज इक्वल्स टू 0। T4 के लिए T3 का आंसर 0, उसमें एक बार 2 ऐड करना है तो 2। T5 के लिए जो इसका आंसर है 2, उसमें फिर से एक बार डी ऐड करना है तो मिला कितना हो जाएगा? 4। और T6 तो हमको दिया वही है 6। देखो क्लियर है क्या? आया समझ? बार बार अगर वो फॉर्मूला लिख के भी कर सकते हो, ऐसे कुछ डिनाइल नहीं है, लेकिन बहुत लंबा हो जाए।
चलेगा? बढ़ू आगे? अगला क्वेश्चन देखूं? अच्छा, फिर से एक और बचा वही। ये कौन सा पोजीशन है बताओ? सेकंड। तो T2 का आंसर क्या हो गया? 38। फॉर्मूला से खोलोगे तो आई थिंक A प्लस डी इज इक्वल्स टू 38, इक्वेशन नंबर 1। फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो T6 इक्वल्स टू कितना? -22। A प्लस 5D इज इक्वल्स टू -22, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना? 2 - 1 क्या आ जाएगा बताओ? ए का डी है, 5D माइनस डी का आंसर शायद से 4D। और -22 -38 का वैल्यू मेरे ख्याल में 40 और 60 -60। ठीक है, चलेगा ये चीज? चाहो तो एक थोड़ा बढ़ा के लिख देता हूँ, -22 -30। सो 4D इज इक्वल्स टू कितना? -60। D इज इक्वल्स टू -50। चलेगा? D आने के बाद ए भी चाहिए होगा, तो इक्वेशन 1 में डाल दो। A प्लस -15 is equals to I think 38. This implies A minus 15 is equals to 38. 15 को शिफ्ट कर दो, ये आ जाएगा मेरे ख्याल में 38 प्लस 15 कितना आ जाएगा बोलो? 53 शायद। ठीक है, तो ए आ गया। अब यहां से आप कह सकते हो कि T1 का आंसर कितना होगा डायरेक्टली? 53, क्योंकि ए का वैल्यू 53 है आपको। T2 आपको दिया हुआ है, T3 चाहिए। तो T3 का लॉजिक सोचो एक बार। T2 के आंसर में D जोड़ना है मेरे को। ठीक है, तो T2 का आंसर कितना था? 38। D कितना आया था आपका? -50। तो मिला कितना हो जाएगा? 23। फिर T4 के लिए T3 का आंसर था 23, उसमें -15, तो आई थिंक 8। और T5 के लिए T4 का आंसर 8, उसमें -15, तो मेरे ख्याल में -7। सही कह रहा हूं? हो गया सारा? आ गया शायद? चलें आगे, कर लो, कॉपी कर लो। चलो आगे चल रहे हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखो, इसको एक बार पढ़ो और थोड़ा सोचो, फिर बात करेंगे। ये कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 78। ठीक है, 78 उस टर्म का पोजीशन बता रहा है कि उस टर्म का वैल्यू बता रहा है? वैल्यू बता रहा है। और हमसे क्या पूछा? पोजीशन। हमसे क्या पूछा? पोजीशन। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा ना जिसमें आपको टर्म का पोजीशन निकालना है, ठीक है, उस केस में आप मन में ये अज्यूम कर लोगे, जैसे एक क्या बोलूं मैं, थम्स रूल है ना, कि कोई भी चीज जो हमको नहीं पता होता है उसको हम बोल देते हैं कि लेट दिस बी एक्स। व्हाट इज द एज ऑफ राम? लेट द एज ऑफ राम बी एक्स। ऐसे हम क्वेश्चन को बिगिन कर। वैसे ही एपी के कोई भी क्वेश्चन में किसी भी टर्म का अगर पोजीशन आपको जानने में इंटरेस्ट है, किसी भी टर्म का रोल नंबर आपको जानने में इंटरेस्ट है, तो आप ऐसे एज्यूम कर लेना शुरू शुरू में कि लेट द पोजीशन बी एन। लेट द पोजीशन बी क्या? एन। चलेगा ना? बाकी मैं करके दिखाता हूं। 2 लाइन लिखो। लिखो हियर एपी तो आपको पहले से दिया हुआ है शायद। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी? 3। देखो a इक्वल्स टू 3। हियर a इज इक्वल्स टू 3, d इज इक्वल्स टू 5। फिर लिखो लेट 78 का सिंस पोजीशन नहीं पता मेरे को, तो मैं लेट करूंगा कि लेट Tn इज इक्वल्स टू 78। दिस एम्प्लाइज, बोलो Tn का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 78। a का आंसर 3 प्लस n-1 इंटू डी का आंसर 5 इज इक्वल्स टू 78। 3 उधर शिफ्ट होगा, n-1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 75। सो n-1 इक्वल्स टू 75/5, कट के शायद 15, और n इक्वल्स टू यहां से 16। देखो क्लियर है? चलेगा? तो भाई 16 का मेरे को थोड़ा इंटरप्रिटेशन समझाओ, क्या है ये 16? ये 78 का रोल नंबर है। यानी कि मैं अगर इस लिस्ट को प्रिपेयर करता जाऊं तो 16th पोजीशन पर जाके मेरे को क्या मिलेगा? 78 मिलेगा। देखो आया समझ के? नहीं आया समझ? चलो आगे, अगला क्वेश्चन देखूं। नहीं, देखो अगला क्वेश्चन देखो।
फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, ये कोई एपी दिया हुआ है आपको, यानी कि लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, और आपको बताना है कि इसमें टोटल टर्म्स कितना। अब एक सिचुएशन में बता रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान से आप सुनना, सोचना। सपोज करो कि मैं कभी आपके स्कूल पहुंचा, और स्कूल पहुंचने के बाद में आपके स्कूल में, आपके क्लास में जितना स्टूडेंट है, सब लोग सपोज करो कि उस दिन प्रेजेंट है। ठीक है, और मुझे किसी ने टास्क दिया कि जाके ना पता करके आओ कि उस क्लास में कितना बच्चा है। सिचुएशन में फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैं आपके स्कूल पहुंचा, मैं आपके क्लास पहुंचा, आपके क्लास में जितना स्टूडेंट है, एवरीबडी इज प्रेजेंट ऑन दैट डे, एंड समवन टोल्ड मी कि जाके बस पता करके आओ कि उस क्लास में कितना बच्चा है। तो जाने के बाद में क्या है ना, कि ये जो टोटल स्टूडेंट ऑफ द क्लास है, इसको मैं दो तरीके से पता कर सकता हूँ। एक बहुत ही बेकार तरीका है, और एक बहुत ही स्मार्ट आदमी वाला तरीका है। बेकार तरीका ये होगा कि मैं सबको बोलूं कि देखो चुपचाप बैठो, और मैं हेड काउंट करना स्टार्ट कर दूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 मिनट लगेगा बट काउंट हो जाएगा। लेकिन ये बेकार तरीका, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और एक स्मार्ट तरीका ये होगा कि एकदम धौंस से क्लास में जाओ, लास्ट रोल नंबर, मतलब लास्ट रोल नंबर किसका, खड़े हो जाओ, एकदम डांट के बोल दो पूरे। फिर लास्ट रोल नंबर वाला जो खड़ा हो गया, उसको पूछो कि तुम्हारा रोल नंबर कितना है। बोले सर, बोले कि 35। बोले बैठ जाओ, मैं चुपचाप निकल जाऊं, मैं जाके रिपोर्ट कर दूंगा कि 35 बच्चा है क्लास में। तो लॉजिक समझ में आया कि नहीं? जाके एकदम चिल्ला दो, लास्ट कोने खड़ा हो, आज तुम डंडा से पैर तोड़ देंगे। तो उसको पूछ लो कि तुम्हारा रोल नंबर कितना है, बिठा दो, चुपचाप निकल जाओ, आपका काम डन। क्योंकि जो लास्ट रोल नंबर वाला बच्चा होगा, तो क्लासरूम में ओवरऑल तो उतना ही बच्चा रहेगा ना। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। अब अगर मेरे को पता करना है कि इस लिस्ट में कितना आदमी, तो एक फिर से वही गधा वाला काम हो सकता है कि आप लिस्ट को जो बीच में गायब आदमी लोग भरो, उसको भी भर लो, और भर के फिर गिन लो। मान लो कि आप एग्जाम देने बैठे, पूरे पेपर में आपको कुछ नहीं आता, तो आप यही लिस्ट प्रिपेयर करने लग जाए, और लिस्ट जब रेडी हो जाए तो लास्ट में गिन लेना कितना आदमी है। और दूसरा स्मार्ट वर्क क्या हो सकता है कि अगर मैं समहाउ इसका रोल नंबर पता कर, तो जो उसका रोल नंबर होगा, आई थिंक उतना ही टोटल नंबर ऑफ टर्म होना चाहिए। नहीं आया समझ? रिपीट करूं कि हो जाएगा? क्लास में लास्ट बच्चे का जो रोल नंबर है, क्लास में उतना ही बच्चा है। समझे ना? ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। लिखो, लेट लेट Tn is equals to 205. This implies a plus n minus 1 into d is equals to 205. a का वैल्यू 7 प्लस n minus 1 into d का वैल्यू 13 minus 7 कितना आ जाएगा? 6 is equals to 205. 7 को वहां ले चलो, n minus 1 into 6 is equals to 198 शायद। So n minus 1 equals to 198 by 6, काटोगे तो शायद से कितना? 33। n equals to कितना? 30। चलेगा? अब ये क्या क्या है, ये बताओ मेरे को। ये जो 34 है वो 205 का रोल नंबर है, और 205 ही क्लास का लास्ट बच्चा है। तो लास्ट बच्चे का जो रोल नंबर होगा, उतना ही क्लास में बच्चा होगा। हेंस इस लिस्ट में कितना नंबर होगा? 34 नंबर होगा। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी? 34। आया बात समझ? लिखो, देयरफॉर द गिवन एपी विल हैव 34 टर्म्स। देयरफॉर द गिवन एपी विल हैव 34 टर्म्स। Therefore, the given AP will have 34 terms. चलेगा? अगला आ जाओ, सेम ही है पार्ट 2। ठीक है, तो इसमें भी मेरे को किसका रोल नंबर फाइंड करना है? 47 का। मेरा काम हो जाएगा। लिखो, लेट, या लेट नहीं, इसमें एक काम करो, डी वगैरह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो पहले निकाल के रख लो। लिखो, हियर a इक्वल्स टू 18, d इज इक्वल्स टू 15 1/2 माइनस 18। इसका मतलब होता है 15.5 माइनस 18। कितना आएगा बताओ? मेरे ख्याल में -2.5। याद रखना, -2.5। चलेगा? ठीक है, तो ठीक है, आगे लिखो, लेट Tn इज इक्वल्स टू -47। दिस एम्प्लाइज a प्लस
n minus 1 into d is equals to minus 47. This implies a का आंसर 18 प्लस n minus 1 into d का आंसर minus 2.5 is equals to minus 47. 18 को वहां ले जाओ तो n minus 1 into minus 2.5 is equals to I think minus 47 minus 18. So n minus 1 into minus 2.5 is equals to minus 65. So n minus 1 equals to minus 65 divided by minus 2.5. ठीक है, माइनस माइनस तो कट गया. n माइनस 1 इक्वल्स टू, देखो 2.5 का आप लिख सकते हो 25/10 और वो 10 ऊपर चला जाएगा, नीचे 25 रहेगा. तो दिस विल बिकम 650 डिवाइडेड बाय 25 और काटोगे तो 26 आएगा शायद. सो n इक्वल्स टू 27. अब ये 27 क्या है? रोल नंबर ऑफ -47. -47 क्लास का लास्ट बच्चा, तो जितना उसका रोल नंबर उतना ही क्लास में बच्चा. नीचे लिखो देयरफॉर the AP will have how many terms? 27 terms. The AP will have 27 terms. चलो आगे. अगला देखो, ये कह रहा है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP दिस और नॉट. इसका भी एक बहुत ही सिंपल सा आईडी. फिर से वही बात है, मान लो कि मैं आपके स्कूल में अनजान हूं, मैं नहीं जानता हूं कि कौन सा बच्चा क्लास का है, कौन सा बच्चा क्लास का नहीं. मैं सडनली चला गया एक आपके ही स्कूल का ड्रेस पहन के, मान लो कि आप लोग क्लास 10 के हो, एक कोई 9 का बच्चा आपके रूम में आके बैठ गया. अब अगर मुझे पता करना है कि वो सच में उस रूम का है कि नहीं, तो मैं क्या चीज के बेसिस पे पता कर सकता हूँ? पहले खड़ा करूंगा, फिर पूछूंगा कि नाम बताओ, रोल नंबर बताओ, और फिर उसके नाम और उसके रोल नंबर को कहाँ चेक करूं? रजिस्टर में चेक करूं. अगर नाम और रोल नंबर है तो बच्चा क्लास का है, और नहीं है तो बच्चा क्लास का नहीं है. उसी तरीके से इसमें भी क्या बोल रहा है कि यार ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है और पूछ रहा है कि ये वाला आदमी इस लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा, देखो कि हम एक बार मान लेंगे कि अच्छा ठीक है चलो इसको इस लिस्ट में मान लो, और मान लो कि ये रोल नंबर n पे आ रहा हो, मेरे को नहीं पता कौन से रोल नंबर पे आ रहा है. लेट अस से कि ये इस लिस्ट में आएगा, कहां आएगा? रोल नंबर n पे आएगा. एंड देन आई विल सॉल्व फॉर n, और सॉल्व करके n का वैल्यू अगर एक्सेप्टेबल आया यानी कि नेचुरल आया, ठीक है, कुछ 1 2 3 4 टाइप का आया, तो फिर बढ़िया, एकदम कोई दिक्कत नहीं. मान लो कि सॉल्व करके मेरे को n का आंसर मिला 14. दैट मीन्स कि ये वाले लिस्ट में 14th पोजीशन पर इट विल कम. और अगर मान लो कि मैंने अज्यूम किया कि इसका रोल नंबर होगा n, और सॉल्व कर करके n का आंसर फ्रैक्शन में आ गया, या n का आंसर नेगेटिव आ गया, व्हाट विल दैट मीन? दैट विल मीन कि ये आदमी इस लिस्ट में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर लिस्ट में आता तो इट शुड हैव सम प्रॉपर रोल नंबर. लेकिन अगर रोल नंबर में ही गड़बड़ है, दैट मीन्स कि ये वो लिस्ट में नहीं आ रहा. आया लॉजिक समझ? तो लिखो लेट Tn इज इक्वल्स टू -150. लेट Tn इज इक्वल्स टू -150. Tn का फॉर्मूला बताओ. a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स -150. a का आंसर बताओ उसमें से 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का आंसर बताओ. प्लीज बी केयरफुल, बार बार समझा रहा हूं. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होगा? 8 माइनस 11 आई थिंक -3 इज इक्वल्स टू -150. 11 को धक्का मार दो, n माइनस 1 इंटू -3 is equals to I think -161. So n minus 1 equals to -161 by -3, minus minus gone. n minus 1 is equals to 161 by 3. 1 को शिफ्ट कर दो तो क्या आएगा बताओ? n equals to 161 by 3 plus 1. This is equals to 161 plus 3 by 3. Ultimately 164 by n is equals to 164 by 3. चलेगा? अच्छा 164 by 3 कैंसिल ऑफ हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. तो n ऐसा वैल्यू ले सकता है कि नहीं ले सकता? कभी भी किसी का रोल नंबर ऐसा तो नहीं हो सकता. और अगर इस बंदे का रोल नंबर ढंग का नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि ये बंदा लिस्ट का पार्ट होगा कि नहीं? नहीं होगा. कॉमा देके लिखूं, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, हेंस
hence -150 hence -150 is not -150 is not a term of the given AP. -150 is not a term of the given AP. समझ आया बढ़िया से? नेक्स्ट इसको देखो, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दो अलग अलग पोजीशन का इंफॉर्मेशन है आपके पास में और आपको 31st पोजीशन पर कौन आएगा ये बताना, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको ऐसे पहले एज्यूम कर लेना चाहिए कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी डी, सिंस वी डोंट नो कि ए क्या होगा और डी क्या होगा। लिखो, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी डी, एंड द कॉमन डिफरेंस बी डी, ठीक है। आगे लिखो नाउ T11 इक्वल्स टू 38, T11 का फॉर्मूला a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 30, इक्वेशन 1। और दूसरा इन्फो है आपके पास में T16 इज इक्वल्स टू 73, दिस इंप्लाइज a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73। ये हो जाएगा आपके लिए इक्वेशन नंबर 2, चलेगा। अब वही 2 - 1, तो मेरे ख्याल में a और a तो डायरेक्टली गया, 15d - 10d का आंसर 5d और 73 - 38 का आंसर 35, तो d का आंसर 7। इक्वेशन 1 में d डाल दो, a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 38, सो a इज इक्वल्स टू 38 माइनस 70, तो मेरे ख्याल में a इक्वल्स टू -32। सही कह रहा हूं शायद? अब a आ गया, d आ गया, मेरे को चाहिए क्या था, 31st टर्म। इसका आंसर क्या हो जाएगा, T31 इक्वल्स टू a प्लस 30d, a का आंसर -32 प्लस 30 इंटू डी का आंसर मेरे ख्याल में 7, सो -32 प्लस 210, 180 और 178 आएगा शायद। क्लियर है? चलिए आगे। इसको देखो, ये हमारा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टर्म्स, 50 टर्म्स, ऑफ विच द थर्ड टर्म इज हाउ मच, 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। टोटल अगर 50 टर्म है तो लास्ट टर्म मतलब कौन सा टर्म होगी, T50 का ही वैल्यू कितना दिया हुआ आपको, 106। और फिर पूछ रहा है कि 29th टर्म क्या होगा, तो मुझे लग रहा है कि सेम ही क्वेश्चन है पिछला वाला और ये वाला। तो लिखो फर्स्ट पहले तो ये लाइन लिख दो कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी डी, एंड द कॉमन डिफरेंस बी डी, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी डी। फिर लिखूं नाउ T3 is equals to 12, this implies a plus 2d is equals to 12, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आगे लिखूं लास्ट टर्म इज 106 का मतलब क्या हो जाएगा, T50 is equals to 106, this implies a plus 49d is equals to 106। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप करो 2 - 1 implies a कट गया, 49 - 2 कितना हो जाएगा, 47d और 106 - 12 मेरे ख्याल में 94, तो d इक्वल्स टू आ गया 2। इक्वेशन 1 में डाल दो इसको, तो a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12, a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12, यहां से a इज इक्वल्स टू 8, a इज इक्वल्स टू 8। अब a और d तो आ गया, लेकिन हमको चाहिए क्या था, 29th टर्म, तो T29 इज इक्वल्स टू a प्लस 28d, a का आंसर 8 प्लस 28 इंटू डी का आंसर 2, तो 8 प्लस 56 मिला के 64। चलेगा, चलो आज के लिए इतना ही।